Students, let's start Unit 2, Entrepreneurial Planning. Entrepreneurial Planning revision notes for CUET exam. की कंटेंट्स यही टॉपिक्स आपको करने हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं. ये देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग. कॉन्सेप्ट मीन्स मीनिंग. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, क्या क्या फॉर्म्स हैं. पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, कौन सी फॉर्म है. यही तीनों आपके सिलेबस में, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी. डिस्टिंग्विश अमंग द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. अलग अलग एंटरप्राइजेस में डिफरेंसेस क्या हैं. लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनली वन एंटरप्रेन्योर होता है. पार्टनरशिप में डिफरेंट पर्सन्स हैं जो एक साथ पार्टनरशिप करके काम चल रहे हैं. कंपनी में क्या है, इनमें डिफरेंस. साथ में नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा बिजनेस प्लान, और बिजनेस प्लान के साथ है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान की. इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस प्लान की, क्यों हम बिजनेस प्लान बनाते हैं. वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, प्रोडक्शन प्लान, फाइनेंशियल प्लान, मार्केटिंग प्लान, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ओनली दिस इज द सिलेबस अकॉर्डिंग टू CUET फॉर यूनिट 2. साथ में हम ये टॉपिक भी कर लेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स उसमें आपस में क्या डिफरेंस है. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. दीज आर रिविजन नोट्स ऑफ द यूनिट 2. रिविजन नोट्स क्यों, जो स्क्रीन पर है उसे आप केयरफुली पढ़ेंगे, देखेंगे. इसी के बेस पर ही MCQ क्वेश्चन आपके सिलेबस में आने वाला है, आपके एग्जाम में, CUET एग्जाम में आने वाला है. इन नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटी है. अब इन्हीं को MCQs के फॉर्म में पूछा जाएगा, किस टाइप से ट्विस्ट किया जा सकता है. जैसे कि लिखा है कि एंटरप्राइज प्लानिंग, ये तो नहीं पूछ सकते कि एंटरप्राइज प्लानिंग क्या है, बट ये डेफिनेशन देके पूछ सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस वेयर डिटेल स्टडीज कंडक्टेड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. इस टाइप से पूरा बताकर आपको पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, एंड डिफरेंट ऑप्शंस विल बी देयर. हम कह देंगे एंटरप्राइज प्लानिंग. नेक्स्ट कैसे आ सकता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज कि प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ विच एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज. या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. ये तीन लिखकर फोर्थ लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव. फिर आप ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक करेंगे, करेक्ट आंसर. ये देखो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, ये डायरेक्ट आपकी बुक से लिया गया है. CBSE बुक जो प्रेस्क्राइब्ड है वही आपके एग्जाम में उसी बुक से आएगा कंटेंट, वहीं से आपको पढ़ना. एक्स्ट्रा बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं. और अगर आपके पास बुक नहीं है तो नोट टू वरी, एवरीथिंग इज एट द स्क्रीन. आप पोज कर करके पढ़ लेना. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, जिसमें प्राइवेट, और प्राइवेट में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी. यही आपके सिलेबस में है, ये बाकी सब आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं करना आपने. ये फर्स्ट 3 वाले आपको करने हैं. नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर. व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर. व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर OMC बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. OMC क्या है, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड. O ओन्ड, M मैनेज्ड एंड C कंट्रोल. जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन OMC किए जाते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा. प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन, पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं. और प्राइवेट सेक्टर में ही हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एंड हमें पढ़ना है कंपनी. जो रेड कर दिए हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसे रेड कर दिया है. चलिए आगे देखते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल. फायदे तो हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं. कि अगर सिंगल ओनर होगा तो क्या होगा, फायदा होगा, ऑब्वियस फायदा होगा. इजीली डिसीजन ले सकता है, क्विक डिसीजन ले सकता है. और अगर कोई सीक्रेट्स रखने हैं बिजनेस के तो सीक्रेट्स मेंटेन रख सकता है. बट डिफिकल्टीज भी तो हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, नुकसान भी हैं. नुकसान कैसे कि बाय चांस कुछ मिस हैपनिंग हो गई, ये पर्सन को एक्सीडेंट हो गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई तो बिजनेस उसके साथ ही खत्म हो जाता है. अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, कैपिटल की, पैसा नहीं है, तो मनी शॉर्टेज में प्रॉब्लम आती है क्योंकि और पार्टनर नहीं है, कोई और पैसा देने वाला नहीं है. इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अपने कुछ फायदे हैं, अपने कुछ नुकसान है. सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनर, वन मैन कंट्रोल. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल ओनरशिप, ओनली वन. इंडिविजुअल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, एक पर्सन ओनर है तो उसी का मैनेजमेंट है, उसी का कंट्रोल है. OMC याद है, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल. O ओन्ड, M मैनेज्ड एंड C कंट्रोल. तो हमें याद क्या रखना है, OMC. इसके बाद इंडिविजुअल फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग अकेला है, खुद करेगा. नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी में मिलेगा हमें, कि कंपनी इज फ्रेम्ड बाय लॉ, और इसकी डेथ भी कानून द्वारा ही होती है. कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, आगे पढ़ाएंगे. अभी आपको यही देखना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं.
पेपर में कैसे आएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑप्शंस हो सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कंपनी। या कहा जा सकता है कि इंडिविजुअल ओनरशिप, मैनेजमेंट कंट्रोल, इंडिविजुअल फाइनेंसिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हो सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स ध्यान से पढ़ने हैं, इजीली आप इनको कवर अप कर पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सोल बेनिफिशियरी, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। कि अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस में नुकसान हो गया तो हो सकता है आपको उस नुकसान को पूरा करने के लिए घर बेचना पड़े, गाड़ी बेचनी पड़े, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, आपको अकेले ही टैकल करनी है। यही है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल बेनिफिशियरी, हाँ कुछ भी फायदे होंगे तो आपको अकेले को ही होंगे, फायदे भी प्रॉफिट भी आपको औरों के साथ नहीं बांटने हैं। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इस कंपनी को, इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को शुरू करना भी आसान है और बंद करना भी आसान है। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि आप अकेले हैं तो एरिया ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड है, आपकी अपनी टीम नहीं है। पार्टनरशिप, नेक्स्ट स्टार्ट हो गया पार्टनरशिप, वेयर 2 or more than 2 persons आर देयर, 2 heads being better than 1। क्लियर। तो पार्टनरशिप क्या हुआ, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थी। किस तरह की प्रॉब्लम्स थी कि पैसा अकेले लगाने के लिए था, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी थी, तो उन सबको कवर अप करने के लिए, लिमिटेड कॉन्टिन्यूटी की अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है सिंगल ओनर को तो कैसे चीजें सॉर्ट आउट होंगी। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए स्टार्ट किया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वेयर 2 or more than 2 people are there। Okay, let's next discuss next partnership meaning. What is the meaning of partnership? Read on the screen. Partnership is an association of 2 or more than 2 persons to carry on as co-owners a business to share its profit and losses। जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं और प्रॉफिट्स और लॉसेस को भी शेयर करेंगे। बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले तो यही है कि 2 or more than 2। अब इससे एमसीक्यू कैसे आ सकता है, देखो, माइनर्स कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म एज दे आर इनकॉम्पिटेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और ट्रू। तो आपको ये तीनों स्टेटमेंट देकर फोर्थ पूछ दिया जाए कि ऑल ऑफ द अबव, तो आपकी ऑल ऑफ द अबव ठीक है। या फिर आपको एक स्टेटमेंट दी जाए कि माइनर कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, तो हम बताएंगे कि नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इस टाइप से आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स समझ आने चाहिए, रिवाइज कर लो, अपने आप एक एक वर्ड को रीड करना, आप इजीली हर एक टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में नेक्स्ट आ गया कि एग्रीमेंट। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल। आप सिंपल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बात करके बिजनेस शुरू कर सकते हो, या आप रिटर्न में एग्रीमेंट बना सकते हो कि हाँ हम बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग बिल्कुल करनी है आपको, क्योंकि पार्टनर्स है, एक साथ पैसा लगा रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ रिस्क ले रहे हैं, तो प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे आपको अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करने ही हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर नुकसान हुआ था आपको आपका घर गाड़ी बेचनी पड़ सकती थी, ऐसे ही पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर बिजनेस में नुकसान होगा तो पैसा लगाने के लिए आप पर्सनली अपने पर्सनल एसेट्स बेचकर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस तो चलाना है, बिजनेस बंद तो नहीं करेंगे। आपकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है सभी पार्टनर्स की। इसके बाद है इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है, देखो रीड करो। पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे काम कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, उनके पास अथॉरिटी है, ऑटोमेटिक अथॉरिटी है इनके पास, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बहुत सारी डेफिनेशन दी जाएंगी और या आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी इज करेक्ट। अगर आपको आती होगी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से स्टेटमेंट का, कौन से एक्सप्लेनेशन का परफेक्ट मीनिंग इम्प्लाइड अथॉरिटी है। नेक्स्ट देखो, म्यूचुअल एजेंसी, बिल्कुल मिलकर बनाया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बनाया, तो ये म्यूचुअल एजेंसी ही है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है,
मिलकर। यहाँ है कि ईच पार्टनर इज लाइबल फॉर दैट परफॉर्म बाय अदर पार्टनर। अगर किसी एक पार्टनर ने डिसीजन लिया और उस डिसीजन से बहुत नुकसान हो गया तो सभी पार्टनर्स को एक्सेप्ट करना है। ऐसे ही अगर किसी एक पार्टनर ने डिसीजन लिया और उससे बहुत फायदा हो गया, उसके लिए भी सभी पार्टनर्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि इम्प्लाइड अथॉरिटी है, सभी जो है एक साथ मिलकर अपनी फर्म के लिए जिम्मेदार हैं। पार्टनर्स जब बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम फर्म कहते हैं। हर एक पार्टनर बाइंड है एक दूसरे के साथ, फर्म के साथ, कोई भी काम हो बिजनेस का सभी एक दूसरे से बाइंड है और इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट है अटमोस्ट गुड फेथ, सभी को एक दूसरे पर फेथ करके ही काम चलाना है, ईमानदारी से ऑनेस्टी से काम होगा, म्यूचुअल फेथ के साथ होगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको एक दूसरे में, और यही पार्टनरशिप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेंथ ऑफ पार्टनरशिप, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे तो उसमें से अटमोस्ट गुड फेथ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, क्या हम पार्टनरशिप में शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो पार्टनर कैन सेल और ट्रांसफर हिज शेयर टू एनीबडी एल्स विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अपने बाकी सब पार्टनर्स की कंसेंट के बिना, कंसेंट मतलब उनकी मर्जी के बिना, उनकी जानकारी के बिना आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। बाय गिविंग ए नोटिस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अ पार्टनर कैन शो इंटेंशन टू डिसकंटिन्यू एज अ पार्टनर। अगर आप पार्टनर नहीं रहना चाहते तो ठीक है, आप बाकी सबको इन्फॉर्म कर दो, लेकिन जो भी डिसीजन होंगे सबके बिहाफ पर एक साथ ही होंगे। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? पार्टनर्स कॉन्टिन्यूज अप टू द टाइम दैट ऑल पार्टनर डिजायर टू कॉन्टिन्यू इट। सभी पार्टनर एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यू करेंगे जब तक कि वो कॉन्टिन्यू करना चाह रहे हैं। लीगली अ फर्म डिसॉल्व्स ऑन द रिटायरमेंट, अगर हम कानून की बात करें तो कानून एक फर्म तभी डिजायर होती है, डिसॉल्व होती है कब? रिटायरमेंट पे डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व मतलब खत्म होना। डेथ, किसी पार्टनर की डेथ हो गई या सबकी डेथ हो गई। बैंकरप्सी, बैंकरप्सी मीन्स दिवालिया निकलना, सब बिक गया, फर्म की जो लायबिलिटीज हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उतने हमारे पास एसेट्स भी नहीं है। ल्यूनेसी, कोई पागल हो गया कोई भी पार्टनर या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई। और डिसेबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि वो डिसेबल हो चुका है, वो काम करने की हालत में अब नहीं है। तो इनमें से अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है, फर्म खत्म हो सकती है, फर्म बंद हो सकती है। तो ये पार्टनरशिप डीड में हमें बताना है, अगर कुछ भी नहीं बता रखा है। अगर पार्टनरशिप डीड में बता रखा है कि हमारी पार्टनरशिप 5 साल तक रहेगी, इसे एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट तक रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगी। बट अगर पार्टनरशिप में डीड में कुछ भी नहीं बताया है तो इनमें से किसी एक पॉइंट पर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है जो कि डिफरेंट पार्टनर्स ने बनाया कि हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हमें ये चीजें फॉलो करनी है, कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इतना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, ये पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स के नाम है, ये उनके एड्रेस है। कंपनी, अगला पार्ट आ गया आपका कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु कंट्रीब्यूट मनी इन द शेप ऑफ शेयर्स। लोगों का एक ग्रुप है जो कि मिलकर शेयर की शेप में लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं। कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मेड बाय लॉ। कंपनी के अपने सिग्नेचर होते हैं। क्या कंपनी के हाथ होंगे अपने हाथों से सिग्नेचर करेगी? नो, कंपनी की एक स्टैंप होती है, जहां कंपनी के सिग्नेचर की जरूरत है वहां पर वो स्टैंप लगा दी जाती है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन मेड बाय लॉ, और इसकी डेथ भी लॉ के द्वारा ही होगी, कानून ही इसकी डेथ कर सकता है। कंपनी जो है इसकी एग्जिस्टेंस हमेशा रहती है, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, चाहे पूरी दुनिया खत्म हो जाए, कंपनी तो रहेगी क्योंकि कानून ने उसे खत्म नहीं किया। जब तक कानून ने कंपनी को खत्म नहीं किया तब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी। तो कॉन्टिन्यूटी कंपनी की सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी किसकी कॉन्टिन्यूटी सबसे ज्यादा है, तो कंपनी आप कहेंगे। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी इन द शेप ऑफ शेयर्स एंड द कंपनी गेट्स अ लीगल एंटिटी एंजॉयस अ परमानेंट एग्जिस्टेंस। परमानेंट एग्जिस्टेंस, व्हाई परमानेंट? क्योंकि जब तक लॉ कंपनी को खत्म नहीं करेगा तब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। वॉलंटरी एसोसिएशन, वॉलंटरी मतलब मर्जी से मिलकर, एटलीस्ट 2 पर्सन वॉलंटरीली शुरू कर सकते हैं और उसके बाद मिनिमम 7 पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक कंपनी और मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर अ प्राइवेट कंपनी। इसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन, यस दिस इज अ पर्सन मेड बाय लॉ, सो वी कैन से इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी एक स्टैंप होती है। ये कंपनी जो है वो पर्सन है जो कि लॉ ने बनाया, तो इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसके बाद कॉमन सील, जो स्टैंप मैंने आपको बताई कंपनी की, जो इसके सिग्नेचर का काम करती है, इसी को हम कहते हैं कॉमन सील। लिमिटेड लायबिलिटी,
लिमिटेड लाइबिलिटी की, इसकी लाइबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड है, जितने आपने शेयर्स खरीदे हैं उतने तक ही आपके जिम्मेदार हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसमें थी? सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में। लिमिटेड लाइबिलिटी किसमें है? कंपनी में। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू फ्रेम करके। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, हाँ आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। नो शेयर होल्डर इज फॉर एवर वेडेड टू द कंपनी, हमेशा के लिए बंधा नहीं हुआ है। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, कंपनी के शेयर आप फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर कर सकते हो। आप अपने शेयर्स कभी भी बेचो, कभी भी खरीदो। प्राइवेट कंपनी में थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट पब्लिक कंपनी में कोई किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में 7th पॉइंट आ गया, डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कंपनी में entrepreneur should clearly understand there exists separation of ownership from management। मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग है, जो मैनेजमेंट है वो अलग है, कंपनी अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओनरशिप मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है। एज द शेयर होल्डर्स कुड बी स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री, जिसने शेयर खरीदे वो सभी शेयर होल्डर्स, और पूरे देश में कहीं से भी कोई भी शेयर खरीद सकता है, तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स जो है स्कैटर्ड है कंट्री में। Here they give the right to the directors to manage the company's affair। तो इन्होंने डायरेक्टर को राइट दे रखी है कि कंपनी के सभी बातों को, अफेयर्स मतलब सभी बातों को आप खुद टैकल कर सकते हो, और इसी को कहा है डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। डिफ्यूजन बटे हुए हैं अलग अलग जगह पर, देश के अलग अलग भागों में शेयर होल्डर्स फैले में, वो एक साथ मिलकर कंपनी की ओनरशिप नहीं कर सकते। तो कंपनी की ओनरशिप जो है, ओनरशिप तो खैर जितने आपके पास शेयर हैं उतने के आप ओनर हैं, बट आप उसे मैनेज नहीं कर सकते कंपनी को, क्योंकि आप शेयर्स अलग अलग, आप शेयर होल्डर्स अलग अलग जगह पर डिफ्यूजन में है। तो यहाँ जो है मैनेजमेंट कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 एज पर गिवन इन योर बुक। एज पर गिवन इन योर बुक, एज पर कंपनी लॉ 2013 इसके अकॉर्डिंग चेंजेस हैं, बट आपकी बुक में सीबीएसई के अकॉर्डिंग आज तक यही गिवन है। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आप लेटेस्ट याद करें, बट साल के अकॉर्डिंग जो भी गिवन होगा वही आपको बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, द स्कोप ऑफ दिस आर्टिफिशियल पर्सन इज डिटरमाइंड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट। पहले अभी तक जो हम पढ़ते थे कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, लेकिन 2013 में नया एक्ट आया तो हमें वो भी फॉलो करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी की पूरी डिटेल्स इसमें होती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसकी डीप एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको यही याद करना है कि कंपनी में ये 3 चीजों को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। कोई भी वर्क अगर आपको करना है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो इनके पहुंच के अंदर होना चाहिए, इसमें मेंशन होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी 10th पॉइंट आ गया, वाइंडिंग अप, द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड टर्मिनेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब स्टार्ट करना, और टर्मिनेशन मतलब कंपनी दी एंड करना, बंद करना, दोनों ही कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। लॉ ही कंपनी को बनाता है, और लिक्विडेटेड ओनली बाय द लॉ। लिक्विडेटेड मतलब डेथ ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी बंद करनी है तो सिर्फ कानून को अधिकार है उसे बंद करने का। वाई प्राइवेट कंपनी मोर डिजायरेबल, अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी ज्यादा डिजायरेबल होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज द मोर डिजायरेबल, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो व्हाट यू से? प्राइवेट कंपनी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी इज मोर डिजायरेबल। इन स्पाइट ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, माना कि प्राइवेट कंपनी पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, फिर भी ये ज्यादा डिजायरेबल है, लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं, क्या रीजन है? ओनली 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी और ओनली 2 डायरेक्टर्स। सिर्फ मतलब छोटी सी फॉर्मेलिटी है, 2 लोग मिल जाए, 2 डायरेक्टर्स हो जाए, तो आपकी कंपनी की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती है इजीली। और आपको साथ में क्या बोला? कंपनी कैन फाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक स्टेटमेंट आप रजिस्ट्रार कंपनी के साथ आप फाइल कर दो और बिजनेस आपका इमीडिएटली कमेंस हो जाता है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद। होल्डिंग ऑफ स्टैच्यूटरी मीटिंग और फाइलिंग ऑफ स्टैच्यूटरी रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड बाय द प्राइवेट कंपनी। आपको सिर्फ एक छोटी छोटी मीटिंग्स रखनी है, जिसे आप स्टैच्यूटरी मीटिंग्स कहते हो, आपको स्टैच्यूटरी रिपोर्ट फिल करनी है, और नॉन मेंबर कैन नॉट इंस्पेक्ट द कॉपीज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। और जो कंपनी के मेंबर हैं सिर्फ वही डिफरेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, और जो नॉन मेंबर है वो नहीं देख सकते। तो यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनी मोर डिजायरेबल है। और भी कुछ रीजंस हैं जिसमें है लिमिट ऑन पेमेंट ऑफ मैक्सिमम मैनेजमेंट रेम्युनरेशन डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। आप कितना भी रेम्युनरेशन अपने मैनेजरियल मेंबर्स को दे सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप
जो है जब अपॉइंट करते हैं आप मैनेजिंग डायरेक्टर, तब भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस पब्लिक कंपनी में होती हैं, बट यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करने पर कोई किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आपने देखा कितना फ्लेक्सिबल है प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करना। मेंटेनिंग ऑफ इंडेक्स ऑफ मेंबर इज रिक्वायर्ड बाय प्राइवेट कंपनी, कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर आपको रखने हैं, बस बहुत ज़्यादा मेंबर्स की आपको खास ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी नीड नॉट हैव क्वालिफिकेशन शेयर्स, कोई क्वालिफिकेशन शेयर्स की यहाँ जरूरत नहीं है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन शोन फिनोमिनल इंक्रीज इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन द 12th सेंचुरी। हमेशा से ही प्राइवेट कंपनी ज़्यादा डिजायरेबल रही है। किन रीजन से वो हमने आपको अभी बता दिए हैं। और ये देखिए फॉर्म ऑफ बिजनेस खत्म हो गया और अब आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होता है बिजनेस प्लान। ये इमेज भी डायरेक्ट आपकी सीबीएसई बुक से उठाई गई है, सीबीएसई बुक एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस प्लान, इसमें आप डिफरेंट कंपोनेंट्स देखिए, मैनेजेरियल प्लान, ये देखिए मैनेजेरियल प्लान, प्रोडक्शन प्लान, एचआर प्लान, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लान, मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लान। तो बिजनेस प्लान में ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। बिजनेस प्लान है क्या? बिजनेस प्लान एक रोड मैप की तरह काम करता है, एक रोड मैप की तरह काम करता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ बिजनेस प्लान इज करेक्ट, और 4 दी होंगी, आपको करेक्ट वाली आइडेंटिफाई करनी है। एमसीक्यू फ्रेम करना बहुत आसान है, उन्हें आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है। आपका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को पढ़ना और समझना। आप इजीली एमसीक्यू के आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बिजनेस प्लान एक रिटन डाउन कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है जिसे कि एंटरप्रेन्योर ने बनाया है। रिलेवेंट एक्सटर्नल और इंटरनल सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, एक रोड मैप की तरह काम करता है। बिजनेस प्लान जो है कैसे आपकी हेल्प करता है? हेल्प्स टू अंडरस्टैंड फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ प्रपोज्ड वेंचर, की जो हम आगे वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं, जो बिजनेस शुरू करने वाले हैं, वो फिजिबल भी होगा कि नहीं, मतलब ये काम करेगा कि नहीं। और आप मार्केट प्रोविजंस को एसेस कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि प्रोग्रेस कैसे होगी, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी। साथ में पोटेंशियल फॉर सक्सेस प्रोजेक्ट अलोंग रिस्क फैक्टर्स, आप पहले से ही एडवांस में ही देख लो कि प्रॉब्लम्स क्या आएंगे, रिस्क क्या आएंगे, सक्सेस के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, और यही सब चेक करना ही आपका बिजनेस प्लान का एक पार्ट है। हु शुड राइट द प्लान, कौन ये बिजनेस प्लान लिख सकता है? आप खुद लिख सकते हो, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट से लिखवा सकते हो। ये देखो, अ बिजनेस प्लान रिप्रेजेंट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, डिक्लेयरिंग विजन एंड स्ट्रेटेजी, अलोविंग सब प्लान्स टू कवर। तो ये जो सब प्लान्स है, इसमें क्या क्या आप कवर करते हो बिजनेस प्लान में? मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस। मार्केटिंग मतलब to know about the taste and preference of the customer and according to the taste and preference of the customer provide the good or services. फाइनेंस, पैसा आपको चेक करना है। ऑपरेशंस, फर्म कैसे काम करेगी। ह्यूमन रिसोर्स, लेबर कितने होंगे, लेबर मैनेजर जो भी पर्सन रखने हैं। लीगल कंप्लायंसेस, कानूनी कार्यवाही आपको और क्या करनी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आएगा पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आएंगे। ये सब आपको देखने हैं बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग। फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान का फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट के लिए आपको पढ़ना है ये पॉइंट्स। फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान, एलिवेटर पिच, ये 3 मिनट की एग्जीक्यूटिव समरी होती है, 3 मिनट की, जिसमें आप फटाफट अपने बिजनेस प्लान के बारे में बता सकते हैं। अ पिच डेक विद द ओरल नैरेटिव, बिल्कुल आपको वो बोलनी आनी चाहिए, आप बिल्कुल बोलकर बता पाए। और रिटर्न प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जैसे कि आप बैंक से लोन लेने गए या एनओसी सर्टिफिकेट लेने गए, वहाँ प्रेजेंट करने के लिए हर वक्त बोलने का मौका नहीं होता, आप सबमिट कैसे करके आएंगे, तो वहाँ के लिए एक रिटर्न प्रेजेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे बैंक है, चाहे क्रेडिटर्स है, सप्लायर है, कोई भी होगा। एंड इंटरनल ऑपरेशनल प्लान, बिल्कुल आपको अपना इंटरनल ऑपरेशनल प्लान भी बना के रखना है कि मैं कैसे कैसे काम करूंगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ द बिजनेस प्लान, ये आपके बिजनेस प्लान में पॉइंट्स होने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी कवर पेज, बिजनेस वेंचर, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, प्रोडक्शन प्लान, ऑपरेशनल प्लान, एचआर प्लान, मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लान एंड मिसलेनियस। सब आपको बारी बारी से सारे प्लान एक्सप्लेन करेंगे, बहुत केयरफुली पढ़ना। आपको कैसे भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा, डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे कि विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान इज दिस। आपने पढ़ रखा होगा तभी आप आइडेंटिफाई करेंगे दिस इज प्रोडक्शन प्लान। तो प्रोडक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज, हियर इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, देखो नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्शन, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। यहाँ पर आप रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हो। जैसे रिमोट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल लिया आपने और उससे रिमोट बना दिया, तो आपने क्या किया? आपने पूरे प्रोडक्शन प्लान को फॉलो किया।
तो उस प्रोडक्शन प्लान के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, कोल पेट्रोलियम लगेगा, बिजली लगेगी, पैसा कितना लगेगा, मैन पावर कितनी जरूरत है और कौन कौन सी तरह की मशीनों की जरूरत है, क्या कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होगा, क्या कैसा है, आपको वो सारे डिसीजन यहीं पर लेने हैं प्रोडक्शन प्लान में। कौन से डिसीजन, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो सब आप यहीं पे लेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान में या तो नो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। नो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्वमेंट मतलब आप अलग अलग जगह से चीजें लाए और आपने उन्हें असेंबल कर दी। पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि आप कुछ चीजें बाहर से लाए, कुछ चीजें आपने मैन्युफैक्चर की। फिर एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग की, कंप्लीटली आप रॉ मटेरियल लाए और सब कुछ आपने अपने यहाँ पर खुद बनाया। बाकी डिटेल्स आप रीड करेंगे, केयरफुली रीड करेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। प्रोडक्शन प्लान में आपको ये लाइन बहुत हेल्प करेगी, प्लान द वर्क। प्लान द वर्क कि जो भी काम है वो प्लान करो, जो भी काम है उसे प्लान करो। कैसे प्लान करो, शेड्यूल बनाओ, बजट बनाओ, मशीन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट लिखो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लिखो, प्लांट क्या बनेगा, कितना टाइम लगेगा, किस तरह के मोशन होंगे, बॉडी मूवमेंट्स कौन सी होगी, वर्क स्टडी करना है, मैन पावर रिक्वायरमेंट देखनी है, इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। तो आपको यहाँ क्या करना है, अपने काम को प्लान करना है, प्लान द वर्क। और ऑपरेशनल प्लान जो नेक्स्ट आ जाएगा उसमें होगा वर्क योर प्लान, कि प्लान तो बन गया प्रोडक्शन प्लान में, अब आप उस प्लान को फॉलो करो, वर्क योर प्लान। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो आपके पास एक्चुअल में ब्लूप्रिंट आ गया है, उसे आपको फॉलो करना है। ऑपरेशनल प्लान में आपको देखना है कि कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ इंजीनियरिंग, परचेज, प्रोडक्शन, सेलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हर एक में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब रिमोट की बात लो, अगर हमने 1000 रिमोट बनाने तो रॉ मटेरियल भी 1000 के लिए आना चाहिए, प्रोडक्शन भी 1000 की होगी, सेलिंग भी 1000 की होगी। और अगर आपको स्टॉक मैनेज करना है या एडवर्टीजमेंट करनी है या पैकिंग मटेरियल मंगाना है तो 1000 के लिए मंगवाओगे। ये सब कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेटिंग होती है, ये आपको ऑपरेशनल प्लान में देखनी है। साथ में आपको फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट टू द कंज्यूमर, बताया मैंने आपको कि सेल भी इसी में आप देखेंगे कि सामान रॉ मटेरियल से बन के अब आगे सेल करने तक पूरा कोऑर्डिनेशन ऑपरेशनल प्लान में देखा जाएगा। आपको प्रॉपर सिस्टम देखना है क्वालिटी कंट्रोल का, और साथ में आपको देखना है कि जो भी आप पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो क्या वो बेस्ट है, इकोनॉमिकल है आपके लिए। ऑपरेशनल प्लान में आप देखते हो मूवमेंट ऑफ मटेरियल, परफॉर्मेंस ऑफ मशीन, ऑपरेशन ऑफ लेबर। आपको साथ में ये देखना है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्वालिटी है, बढ़िया क्वांटिटी है उसमें, बढ़िया क्वालिटी की है, सही टाइम पे बनी है, सही जगह पे बनी है, और कॉस्ट आपने कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि अगर आपने कॉस्ट कंट्रोल करके रखी है तभी आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आप पढ़ेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान, माना कि आपको 3 दे दिए और नेक्स्ट लिख दिया ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, तो आपको चेक करना है कि यही वाले हैं या फिर सिर्फ इसमें से चारों में से कोई एक भी हो सकता है। थोड़ा सा माइनर सा चेंज कर देते हैं स्टेटमेंट में, सिर्फ आपको वही आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? नेक्स्ट आ गया एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान की एक्सप्लेनेशन। रूटिंग, रूटिंग की डेफिनेशन दे दी कि इट इज अ प्रोसेस concerned with determining exact route or path of product, or what is this या which element of operational plan is this। आपको डेफिनेशन आती होगी तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और लिख पाएंगे कि ये तो रूटिंग है। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का मीनिंग दे दिया, फिक्सेशन ऑफ टाइम डेट। आप कहते हैं ना कि मेरा शेड्यूल तो बहुत हेक्टिक है, शेड्यूल बहुत टाइट है, तो शेड्यूल का मतलब यहाँ पर भी वही है कि आपने टाइम डेट डे सब फिक्स कर दिया है। एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान में आ गया डिस्पैचिंग। देखो डिस्पैचिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपने क्या किया, दिस इंक्लूड्स इशूइंग नेसेसरी ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस और इंफॉर्मेशन टू वर्क गिविंग प्रैक्टिकल शेप टू द प्रोडक्शन प्लान, की आपने डिस्पैच कर दिया, भेज दिया क्या, इंफॉर्मेशन, जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस है, आपको सब डिस्पैच कर देनी है, बता देनी है। फॉलोअप, फॉलोअप चेक करना है, टाइम टू टाइम इवेल्युएशन करना है, अगर अच्छा काम है तो अप्रेजल ऑफ वर्क करना है, और प्रॉपरली प्लान फॉलोअप प्रोसीजर ही हेल्प करेगा एरर्स को रिमूव करने में। अगर कोई डिफेक्ट आ रहे हैं, कुछ एरर आ रही है, आप उन्हें चेक करेंगे और उन्हें रिमूव कर पाएंगे। साथ में एंटरप्रेन्योर की इन 3 पॉइंट से और हेल्प होती है, ये आप रीड करेंगे, पोज करना है, रीड करना है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल हेल्प यू आउट। एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान, जिसमें आ गया इंस्पेक्शन एंड शिपिंग। इंस्पेक्शन नाम से आपको बिल्कुल क्लियर है, आर्ट ऑफ कंपेयरिंग मटेरियल्स प्रोडक्ट ऑफ परफॉर्मेंस विद एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। आपने सोचा था कि ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए और ये बनकर आया है, तो अब आपको कंपेयर करना है, इंस्पेक्शन करनी है, चेक करना है। शिपिंग, शिपिंग का मतलब क्या है,
फ्लो ऑफ गुड्स की अब आपको गुड्स प्रोडक्शन पॉइंट से हटाकर कंज्यूमर्स तक भेज देनी है। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान अगला स्टार्ट हो गया है। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में क्या आएगा, डिफरेंट हम प्रॉपर एनी काइंड ऑफ बिजनेस कि आपको स्टार्ट कर सकते हो आप किसी भी तरीके का बिजनेस का, और कोई भी जो आप बिजनेस शुरू करोगे ना, कोई भी दुनिया को कोई भी बिजनेस शुरू करो वो इन्हीं 4 कैटेगरीज में से होगा, इन्हीं 4 से, या तो मैन्युफैक्चरिंग होगा, या होलसेल होगा, या रिटेल होगा, या फिर सर्विसेज होगा, सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में क्या आएगा, ईच टाइप ऑफ बिजनेस डिफर सिग्निफिकेंटली इन टर्म्स ऑफ, अलग अलग टाइप जो है ऑपरेशनल प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान अलग अलग हो सकते हैं कि बिजनेस कमेंस कैसे करना है, कैसे शुरू करोगे, लीगल कॉन्स्टेंट्स क्या आएंगी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, अकाउंटिंग मेथड्स कौन से हैं, मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं, रिस्क आपके बिजनेस में कौन कौन से आने वाले हैं, ये सभी चीजें हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि दीज कंपोनेंट्स आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, प्रोडक्शन प्लान और ऑपरेशनल प्लान, तो आपने पढ़ा हुआ और आप इजीली आंसर कर देंगे ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। फाइनेंशियल प्लान रिलेटेड टू फाइनेंस, कि फाइनेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा आपके पास है, कितना आपको अरेंज करना है, कौन कौन से सोर्सेज से आप पैसा अरेंज करेंगे, एग्जैक्ट असेसमेंट निकालनी है, रेवेन्यू कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा, प्रॉफिट कितनी आएगी, कैश फ्लो कितना है, इनफ्लो कितना आएगा, आउटफ्लो कितना जाएगा, आपके स्टॉक में आपको कितना पैसा लगाना है, लोन आप कितना लेंगे, सारे फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन आप फाइनेंशियल प्लान में लेंगे। फाइनेंशियल प्लान जो है प्रॉपर प्रोजेक्शन है कि फाइनेंशियल डेटा अबाउट किसके लिए, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि आपको न्यू वेंचर में करनी है, और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज की आपकी ये एंटरप्राइज फिजिबल है भी कि नहीं, ये काम करेगी कि नहीं। फाइनेंशियल प्लान, हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, कितने फंड्स की जरूरत है, वेयर विल फंड्स कम फ्रॉम, पैसा कहाँ से आएगा, हाउ आर दे डिसबर्स्ड, हम उन्हें कैसे खर्च करेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे, कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है, और जनरल फाइनेंशियल वेलबिंग कितना हमें रिक्वायरमेंट में रेगुलर बेसिस पर चाहिए। ये देखिए फाइनेंशियल प्लान आपकी ये इमेज भी सीबीएसई बुक से ली गई है, जिसमें फाइनेंशियल प्लान में आप देखेंगे रेवेन्यू, फंड्स एंड इन्वेस्टर्स। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल प्लान मस्ट एक्सप्लेन एनी पोटेंशियल इन्वेस्टर हाउ एंटरप्रेन्योर प्लान टू मीट ऑल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। फाइनेंशियल प्लान बताता है कि आपके पास कितना फाइनेंस है, कितने की जरूरत है, और जो जरूरत आप कैसे पूरा करोगे, जब फाइनेंस आपके पास होगा आप उसे कैसे यूटिलाइज करोगे। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान, आपको इसमें क्या क्या देखना है, आपको इसमें परफॉर्मास बनाने हैं, परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, परफॉर्मा फाइनेंसिंग डिसीजन, परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, परफॉर्मा कैश फ्लो, परफॉर्मा बैलेंस शीट, साथ में आपको करना है ब्रेक इवन एनालिसिस और इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स। एक एक पॉइंट को केयरफुली रीड करना है, एक भी चीज मिस नहीं करनी है। परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप आपकी परसेंटेज को इजीली इंक्रीज कर सकता है कि लिमिटेड सा सिलेबस है। मैन पावर प्लानिंग, एवरी ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ नंबर ऑफ पर्संस जॉइन हैंड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आती है तो लोग मिलकर एक साथ हाथ में हाथ डालकर काम कर रहे हैं, ज्वाइंट काम कर रहे हैं। मैन पावर के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऑल दिस पीपल वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट बाय द एंटरप्रेन्योर, और ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए सबसे पहले जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स। मैन पावर प्लानिंग दस हेल्प्स टू एक्सेस, मैन पावर से क्या होता है, हमें क्या हेल्प कर सकती है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमें किस तरह के लोग चाहिए, मैनेजर कितने चाहिए, एम्प्लॉयज कितने चाहिए, सुपरवाइजर कितने चाहिए, क्या पियोन भी चाहिए, कितने चाहिए, कि मैनेजर, सुपरवाइजर, पियोन, आपको किस किस तरह के लोग चाहिए। उसके बाद हाउ मैनी पीपल, कि कितने चाहिए, कितने मैनेजर होंगे, कितने सुपरवाइजर होंगे, कितने पियोन होंगे, हाउ विल दे बी सिलेक्टेड, आप उन्हें सिलेक्ट कैसे करोगे, वॉक इन इंटरव्यू करोगे या रिटन टेस्ट लोगे या फिर प्रमोशन करोगे, अगर नई ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रमोशन तो पॉसिबल नहीं है, फिर आप हायर करोगे, कैसे करोगे, वो सारी चीजें, किस तरह के लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, और आप कैसे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आगे आपका मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग आपको बताया हुआ है टू नो अबाउट टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, आप लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस को जानो। मार्केटिंग की वेयर हैव वी बीन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस। इसके बाद वेयर डू वी वांट टू गो, हम जाना कहाँ चाहते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या हैं, हाउ डू वी गेट देयर, कैसे हम वहां तक जाएंगे, स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम। ये देखो मार्केटिंग प्लान, ये इमेज भी डायरेक्ट आपकी सीबीएसई बुक से ली हुई है। मार्केटिंग प्लान डिटेल्स एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ आपकी बुक से उठाइए ताकि आपको पता चले कि मार्केटिंग प्लान कितना वास्ट टॉपिक है। स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग मार्केटिंग प्लान, ये आपको पढ़ना है। मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बिजनेस सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे, स्वोट एनालिसिस करेंगे, गोल स्टैब्लिश कर लेंगे
और साथ में प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे और सब कुछ इम्प्लीमेंट कर देंगे आप। ये आपका कंप्लीट हो चुका है और आपके चैप्टर के लास्ट में गिवन था आउटलाइन ऑफ अ बिजनेस प्लान। मैंने एक साथ आपके लिए डाल दिया है ताकि आप इसे पॉज करके पढ़ पाएं। कंप्लीट आउटलाइन ऑफ बिजनेस प्लान जो अभी तक हमने एक्सप्लेन किया वो सब एक साथ इन शॉर्ट। अब आपके नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर 2 कंप्लीटली रिवाइज हो चुका है। आप इजीली सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे अगर आपने एक एक स्लाइड को पॉज करके पढ़ा है तो। नाउ थैंक यू।